Hello, and welcome back to your and my channel, Talk with Shilpi, ICSC and ISC English. So, today, what I'm going to pick up is from your treasure chest, and I'm going to talk about the poem Night Mail. So, this Night Mail is a poem written by W.H. Auden. This poem was basically written for a movie by the same name, and this movie was supposed to be made in 1936, which was revised in 1966. And the movie was also of the same name, The Nightmare. It was actually a kind of documentary which was made to tell people about how this train travels through the landscape of Scotland and distributing mail. So they asked W.H. Auden to write a kind of a song, which could be helpful in presenting this documentary. So actually, this was supposed to be written for a movie, but it's in a form of a poem. And it was produced by the General Post Office film unit, in which Auden was employed at that time as an assistant director. All right. He paced it to the match. He paced it to match the rhythm of the train's wheel with a stopwatch in order to fit it exactly to the shot. So actually, as I told you, this was a song, and he was working in the General Post Office as a director. And the film unit of the post office, they decided to make this movie and asked Auden to write a song. So how did he make the music? He actually put the words of the song or lyrics to the stopwatch, so that they could match the sound of the wheels of the train. तो उन्होंने जो ये पोम है वो लिखी थी बेसिकली, एक मूवी प्रोड्यूस हो रही थी वहां के पोस्ट ऑफिस से, जेपीओ से, जनरल पोस्ट ऑफिस, द नाइटमेयर इसी नाम की एक मूवी डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, और उसके लिए ऑर्डर से कहा गया था, जो कि उस पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, कि वो एक गीत लिखे। तो उन्होंने ये गीत एक्चुअली उस मूवी के लिए लिखा था, जिसका नाम ही था द नाइटमेयर। एंड उन्होंने इसको सेट किया स्टॉप वॉच पे, जिससे कि ये जो लिरिक्स है ये गाड़ी की व्हील्स के साथ मैच कर सके। ठीक है। तो ये जो नाइट मेल है ये पूरे स्कॉटलैंड को कवर करती है, और ये डिस्क्रिप्शन वहीं का है। स्कॉटलैंड इज अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड, ऑलराइट, इट्स इन द नॉर्थ, and it's a very very beautiful um, place, माउंटेनस एरिया है, मेडोज हैं, और बहुत से ग्रेडियंट्स है। ग्रेडियंट्स मीन स्लोप्स है, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। कुदरत ने काफी कुछ दिया है ब्यूटी इस जगह को। तो यहाँ पे लेक्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, हिल्स भी हैं। तो ये जो ट्रेन है, आप इमेजिन करिए मसूरी, मसूरी में आप या दार्जिलिंग ट्रेन से जा रहे हैं, तो कभी प्लेन एरिया में है तो फिर हिल क्लाइंब कर रही है, फिर स्लोप से नीचे आ रही है, यू नो। तो ये उसका डिस्क्रिप्शन है। और ऑल्सो डिस्क्रिप्शन इस पोम में इस बात का भी है, इट ऑल्सो डिस्क्राइब कि लोग कैसे वेट कर रहे हैं नाइट मेल का। ठीक है, उनको इंतजार है इस नाइट मेल का, बिकॉज इस मेल में उनकी चिट्ठियां आ रही हैं। तो चिट्ठियां कोई एक किस्म की तो होंगी नहीं, देयर बी इन डिफरेंट काइंड्स। कोई भाई इंतजार कर रहा होगा अपने रिलेटिव की चिट्ठी का, कोई इंतजार कर रहा होगा अपने हस्बैंड की चिट्ठी का। तो ये जब पोम लिखी गई थी उस जमाने में मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, एसएमएस नहीं होते थे, ईमेल्स नहीं होते थे। तो लेटर्स वर द ओनली वे हाउ पीपल कम्युनिकेटेड। टेलीफोन्स वर ऑल्सो नॉट कॉमन। 1936 टेलीफोन्स उस जमाने में सिर्फ बहुत ही अमीर लोगों के घर में हुआ करते थे। ब्रिटिश टाइम की बात हो रही है, जब इंडिया में ब्रिटिश थे। राइट। तो ये पोम जो है नाइट मेल, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है वहां के लैंडस्केप का, लोग कैसे इंतजार करते हैं। चिट्ठी सिर्फ चिट्ठी नहीं है, इमोशन है, क्योंकि एक चिट्ठी के अंदर बहुत अलग अलग किस्म के इमोशंस एक्सप्रेस किए जाते हैं लोगों के। कोई किसी को शादी में इनवाइट करने का चिट्ठी लिखता है, कोई किसी को न्यू ईयर विश कर रहा है, कोई जॉब के इंतजार के लिए विश कर रहा है, कि चिट्ठी आएगी और उसे पता चलेगा कि उसे जॉब मिल गई है।
तो ये इस प्रकार का है, राइट? सो लेट्स बिगिन. I'll only do two stanzas today, and sorry, three stanzas, and the rest three I'll do tomorrow. This is the night mail crossing the border. This is the night mail. So he is pointing that this is the night mail. Mail means जैसे पैसेंजर होती है ट्रेन जिसमें सिर्फ लोग बैठ के जाते हैं, तो एक मेल होती है जिसमें कि सामान मान जाता है, ठीक है? पैसेंजर मेल कहते हैं, कार्गो मेल कहते हैं, तो वैसे ही ये मेल है, नाइट मेल. तो बॉर्डर क्रॉस कर रही है मीन्स ऑफ कोर्स ये बॉर्डर से एक एक सिटी से दूसरी सिटी में एंटर कर रही है. ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर. ब्रिंगिंग द चेक विद चेक, बैंक का चेक, एज द पोस्टल ऑर्डर. जैसे कई बार लोग मनी ऑर्डर भेजते हैं, कई बार लोग पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्री भेजते हैं. आप कभी अपने लोकल पोस्ट ऑफिस में जाइए. अब ये सब चीजें कम हो गई हैं इन द 21st सेंचुरी. अब लोग कुरियर कर देते हैं, या चेक भेजना हो तो अब पेटीएम कर देते हैं, फोन पे कर देते हैं, नेट बैंकिंग. लेकिन उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था, तो मेल के थ्रू पोस्ट ऑफिस से ये सारी चीजें जाया करती थी. लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, द शॉप एट द कॉर्नर एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर. तो लेटर्स किसके लिए लेटर आते थे? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह के लोगों के लिए लेटर्स जाते थे, कि सिर्फ रिच लोगों के पास लेटर आते, पुअर के पास नहीं. ऐसा नहीं था. लेटर्स सबके लिए आते थे, ठीक है? पोस्ट ऑफिस सबके लिए एक जैसा काम करता. तो रिच लोगों के लिए भी लेटर्स आते थे, लेटर्स फॉर द पुअर, लेटर्स फॉर द शॉप एट द कॉर्नर, एंड लेटर्स फॉर द गर्ल्स नेक्स्ट डोर. यानी कि ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी लोग के लिए भी लेटर्स आते थे. Pulling a Betok, a steady climb. Betok is a name of a place. A steady climb means, as I told you, कि Scotland is a mountainous area. तो वो steady climb means वो एक हिल पे चढ़ती चली जाती है. The gradients against her, but she is on time. The gradients means here gradient is the slope. तो अगर आपने ग्रेविटेशनल फिजिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा है, तो अगर वो ट्रेन ऊपर जा रही है तो उसको ग्रेविटेशनल पुल नीचे भी खींच रहा है, ठीक है? लेकिन फिर भी वो ऊपर चलती. जैसे आप कभी साइकिल चलाते हैं तो अगर स्लोप आता है, नीचे जा रहे हैं आप, तो आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, आप आराम से पहुंच जाते हैं. लेकिन अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि आप ग्रेविटेशन के ऑपोजिट में जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वो ट्रेन को भी ग्रेडियंट स्लोप, मतलब कि वो स्लोप के ऊपर जा रही है, उसको ग्रेविटेशनल पुल है, लेकिन फिर भी वो क्लाइंब कर लेती है. बट शी इज ऑन टाइम. सो डिस्पाइट एवरीथिंग शी इज ऑन टाइम. Past cotton grass and moorland boulder. Past cotton grass. Cotton grass means वो grass, meadow वाली grass. And moorland boulder. Moorland is like, meadow sky. Moorland मतलब वहां पे जैसे बहुत बड़ी एरिया में सिर्फ ऐसे ही ग्रासेस उग रही हैं. मोरलैंड बोल्डर. बोल्डर इज अ रॉक. तो वहां पे मैंने बोला कि वो माउंटेनस एरिया है, हिल हिल एरिया है, तो वहां पे रॉक्स होंगी, बोल्डर्स होंगे. शोवलिंग व्हाइट स्टीम ओवर अ शोल्डर. शोवलिंग व्हाइट स्टीम. शोवलिंग मीन्स कोई चीज ऐसे आप शोवल करते हैं, ऐसे फावड़े से कोई चीज निकालते हैं, ऐसे फेंकते हैं, मिट्टी निकालते हैं फावड़े से, शोवल. तो फावड़े से निकाला ऐसे फेंका, फावड़े से निकाला ऐसे फेंका. तो वो जो है स्टीम, पहले जमाने की जो ट्रेन होती थी वो उसमें वो कोयले से चलती थी, तो उसमें से स्टीम निकलती थी. तो आपको भी पता है कि अगर ट्रेन ऐसे जा रही है तो स्टीम ऑपोजिट जाएगी, राइट? जैसे आप ट्रेन में बैठ के जाते हैं, अगर खिड़की के बाहर देखें तो जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं या पोल होता है, अगर ट्रेन ऐसे जा रही है तो वो आपको ऐसे दिखते हुए जाता है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखते हैं, राइट? तो ऐसे ही ट्रेन आगे जा रही है लेकिन स्टीम पीछे छोड़ रही है, ओवर हर शोल्डर. स्नॉटिंग नॉइजली एज शी पासेस. स्नॉटिंग मीन्स वो जो ट्रेन की आवाज आती है ना भोंपू की, वो स्नॉट कह रहे हैं. Silent miles of silent miles of wind bent grasses. So miles and miles, what you can see is only grass. तो अगर आप ट्रेन से कभी बहुत दूर जाए तो रास्ते में गांव भी पड़ते हैं, तो आपको क्या दिखता है? सरसों के खेत तो दिखते ही दिखते हैं, लेकिन घास फूस भी दिखती है, राइट? बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स होती हैं जिसपे घास दिख रही होती है.
Bird turn their heads as she approaches. Birds of course will turn their head, क्योंकि इतनी जोर से आवाज आती जब ट्रेन चलती चुक 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 चुक, कि जो बर्ड्स बैठी होती है वो भी टर्न करके देखती हैं. Stare from the bushes at a blank faced coaches. Blank faced coaches, obviously coaches blank है. आप जब पैसेंजर ट्रेन देखते हैं तो उसमें से आपको लोग ऐसे झांकते हुए दिखते हैं ना, वैसे ऐसे झांक रहे होते हैं. लेकिन ये ट्रेन में तो लोग बैठे ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ब्लैंक है ये ट्रेन. तो कोचेस आर ब्लैंक. Sheep dogs cannot turn her course. They slumber on with paws across. Sheep dogs. What are sheep dogs? इस स्कॉटलैंड में शीप्स पाली जाती है. जो माउंटेनस एरियाज होती है वहाँ शीप पाली जाती है, बिकॉज उनका वुल निकाला जाता है. उनका जो ऊपर का ये होता है ना, वो निकाल के फिर उससे ऊन बनता है. तो जो शीप है यहाँ पर, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो डॉग्स रखते हैं. उनको शीप डॉग कहते हैं. ठीक है, जिससे वाइल्ड एनिमल्स ना आए, किसी शीप को पकड़ के ना ले जाए, खा ना ले, तो इसीलिए डॉग्स रखते हैं वो. तो यहाँ पे वो शीप डॉग का मेंशन है, शीप डॉग. ठीक है, तो वो डॉग्स भी इसका कोर्स नहीं बदल सकते. मतलब वो डॉग्स बहुत वाइल्ड होते हैं, भौंकते हैं, उनके भौंकने से जो जानवर होते हैं वो भाग जाते हैं. लेकिन यहाँ पर वो डॉग्स के भौंकने से भी ट्रेन का रास्ता तो नहीं बदलेगा. They slumber on with their paws across. That is, they continue to sleep. The sheepdog continue to sleep on their paws. ऐसे सोते हैं ना doggies. So they continue to sleep on their paws. Why? Why don't they get up? आपके घर में अगर कुत्ता है और अगर अचानक से कोई आता है तो कुत्ते की नींद टूट जाती है. ठीक है, और वो भौंकना शुरू कर देता है. लेकिन अगर आप आते हैं तो वो नहीं जगता है. क्यों? क्योंकि आपको वो यूज टू है. आप उसके मालिक हैं, आप आते जाते रहते हैं. अगर मान लीजिए आपके घर में कोई नौकर भी आता है तो कुत्ता उसके ऊपर नहीं भौंकता. अगर वो सो रहा है तो वो सोता रहेगा. लेकिन अगर कोई अजनबी आ जाता है तो कुत्ता उठ के भौंकने लगता है, राइट. तो यहाँ पे जो शीप डॉग है ये भी यूज टू हो गया नाइट मेल के. ये शीप डॉग भी यूज टू हो गए नाइट मेल के से. तो दे डोंट गेट अप फ्रॉम देयर स्लीप, दे कंटिन्यू टू स्लम्बर. In the farm, she passes, no one wakes. So she even passes from the farm, but nobody wakes up. But a jug in the bedroom gently shakes. So जब ट्रेन, अगर आपका घर ट्रेन के स्टेशन के पास है, तो ट्रेन इतनी जोर से चलती है ना कि उसकी आवाज से चीजें कांपती है. तो लोग तो नहीं उठते हैं ना शीप डॉग, बिकॉज उनको आदत पड़ गई है ट्रेन की. अगर आपकी आदत नहीं है तो आप जरूर उठ जाएंगे उसकी आवाज से. लेकिन अगर आपकी आदत है तो आपको नॉइज से फर्क नहीं पड़ता, राइट. तो वो नहीं उठते. लेकिन अगर टेबल पे कोई ग्लास या कुछ रखा है तो वो जरूर हिलता है. इट शेक्स. Dawn freshens the climb is done. Dawn freshens the climb is done. That is, by the time it is dawn. Dawn means early morning. जब सूरज बस निकलने वाला होता है वो dawn होता है. तो तब तक उसका climb खत्म हो चुका होता है. Till that time the train has climbed the mountain. Down towards Glasgow she descends. So where is she going? She is going towards Glasgow. Glasgow is the capital of Scotland. Towards the steam tugs yelping down the glade of cranes. Towards the steam tugs yelping down the glade of cranes. Towards the field of apparatus, the furnaces set on the dark plain like gigantic chessmen. All Scotland's wait for her. Towards the steam tugs yelping down the glade of cranes. Cranes. सारस, सॉरी, बगुले. ये क्या होते हैं? ये ऐसे आते हैं, ऐसे स्पीड में आते हैं ना नीचे. आपने कभी उड़ते हुए देखा? ये लोग एकदम से हेलीकॉप्टर की तरह आते हैं, लैंड करते हैं नीचे. तो टुवर्ड्स द स्टीम ट्रक्स, दैट इज, स्टीम को देख के जो ये सारस है, जो ये बगुले हैं, ये नीचे की तरफ आते हैं. दे स्टार्ट ग्लाइडिंग डाउन. ये ग्लाइड करते हैं. ठीक है. टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ apparatus, the furnaces set on the dark plain like gigantic chessmen. तो शहर में क्या होता है? शहर में आपको फैक्ट्रीज दिखती हैं. गांव में आपको सिर्फ ग्रीनरी दिखती है, हिल्स दिखते हैं, माउंटेन दिखते हैं. लेकिन जैसे जैसे आप शहर की तरफ आते हैं आपको क्या दिखता है? फैक्ट्रीज. ठीक है. तो यहाँ पे भी फर्नेस. फर्नेस मीन्स जो फैक्ट्रीज होती है उसमें फर्नेसेस होती हैं. जैसे मेटल फैक्ट्री हुई तो उसमें फर्नेस होता है, मेटल को डाल के गलाया जाता है. तो मेटल फैक्ट्रीज है, राइट. एंड दे आर लाइक
towards the field of apparatus, the furnaces. तो ये कहाँ जा रही है ट्रेन? ये जा रही है towards the field of apparatus. Apparatus means जहां पर ये सारी मशीनें लगी हुई हैं. ग्लासगो इज द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड, तो ऑब्वियसली वहां पे फैक्ट्रीज होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, मशीनरी लगी होंगी, फर्नेसेस लगी होंगी. Set on the dark plain like gigantic chessmen. Set on the dark plain like gigantic chessmen. अगर आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया से निकले कभी, ट्रेन अगर आपकी कहीं जा रहे हैं, तो अगर आप पहले आप गांव की तरफ से निकलते हैं, फिर जैसे जैसे आप शहर की तरफ आते हैं, आपको पोल्यूशन दिखता है, आपको चिमनी से धुआं उठते हुए दिखता है, कई कई जगह पे ईंट के भट्टे भी दिखते हैं, फर्नेसेस. जिस फर्नेसेस वो भी होती है जिसमें ईंट बनती है, तो आपको वो भी दिखता होगा, राइट? तो ये जो ट्रेन है आप कहाँ एंटर कर रही है? शहर में एंटर कर रही है. ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर. सो हु इज वेटिंग फॉर हर? द एंटायर स्कॉटलैंड इज वेटिंग फॉर हर. In the dark chance beside the pale green sea, Loke's men long for news. In the dark glens means जहां पर बहुत अंधेरा टाइप है, मतलब विंटर्स हैं. बिसाइड द पेल ग्रीन सी क्यों? क्योंकि उसमें काई लगी होती है, पेल ग्रीन, काई लगी होती है, तो जो वाटर होता है वो कैसा दिखता है? पेल ग्रीन सा, राइट? एंड लॉक्स इज लेक्स. मैन लॉन्ग फॉर न्यूज. तो यहाँ कहने का मतलब है कि गांव से लेके शहर तक, ऑन स्कॉटलैंड के कोने में भी जहां पर हमेशा ठंड बनी रहती है, सूरज कम निकलता है, वहां तक, मतलब कोने कोने में लोग इस नाइट मेल का इंतजार कर रहे हैं. So I'll complete it tomorrow. This is still three paragraph stanza. Sorry. Now I will continue tomorrow. And in these three stanzas, the questions that can come are like, you know, what is a gradient in the first stanza, and how does what is a gradient, and how does the night mail cross the gradient? Then why are the coaches blank faced? Question in the second stanza. Why are the coaches blank faced? Why the sheepdogs do not get up and continue to sleep? Why the sheepdogs do not get up and continue to sleep? Then, what is the figure of speech used in stanza 3? So the figure of speech in stanza 3 is towards the field of apparatus. The furnaces set on the dark plain like gigantic chessmen. तो कोई भी जहां पर like chessmen, it is compared to the pawns on chess. जो चेस की गोटियां होती हैं, इन फर्नेसेस को, इन मशीनरीज को उससे कंपेयर किया गया है, कि जैसे पूरे चेस पे गोटियां बिखरी होती है, एक एक बॉक्स में होती है, वैसे ही जब नाइट मेल गुजर रही होती है ग्लासगो से, तो वहां क्या दिखता है? हर एक स्पेस में एक एक इंडस्ट्री, फैक्ट्री, फर्नेसेस दिखते हैं. तो यहाँ इस लाइन में लाइक वर्ड यूज हुआ है. सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज. तो यहाँ पे ये भी है फिगर ऑफ स्पीच. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. नाउ टुमारो आई कंटिन्यू विद द लास्ट three two stanzas. All right, they're easy. Okay, thank you so much for joining in. Stay tuned in for the next episode.